अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सर हुसैन इन फ्रंट ऑफ यू। केमिस्ट्री की एक और नई क्लास के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 इन कंटिन्यूएशन है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपना, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द वाइंड अप करें और हम ताकि अगले चैप्टर की तरफ मूव करें। चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो प्रीवियस क्लास का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। प्रीवियस क्लास में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस और कुछ हमने जो उसने ऑब्जर्वेशन जो पोस्टुलेट्स उसने डिफ़ाइन किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से, उनको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज हम क्लास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या डिफेक्ट्स थे और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर से कौन से ऐसे डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए गए जब उसके मॉडल के ऊपर लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च की। जब मॉडल को देखा तो लोगों ने और साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी, क्या डिफेक्ट्स दी, वो डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, सही है। और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को भी डिस्कस करें, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम बचा तो। अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर के डिफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्लास आपकी बुक्स के अंदर भी मौजूद है, तो आप लोग बुक से रीडिंग भी कर सकते हैं, इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर सबसे पहला जो हमारा डिफेक्ट है वो है क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड, सही है। क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी हमें क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी हमें ये कह रही है कि अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall in the nucleus। अच्छा, यहाँ पर रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था? रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स के अंदर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है, एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर कंटिन्यूसली क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो उसने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रही होती है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होती है? कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रही होती है, सही है। रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था? रदरफोर्ड का एक पोस्टुलेट पढ़ा था। रदरफोर्ड के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है, उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करती है? एक शेल के अंदर या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करती है? कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही होती है, सही है। और जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही होती है तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर से क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, सही है। जब इसके अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ होगी तो एक ऐसा वक्त आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाए तो इसको ऑटोमेटिकली फॉल करना चाहिए, कहाँ पर? इस न्यूक्लियस के अंदर, सही है। हालांकि एटम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो उसकी एनर्जी ख़त्म होने की वजह से तो हमारा पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा, सही है। जो कि हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर या हम अपने
जो एनवायरनमेंट में उसमें ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे। तो ये सबसे पहला डिफेक्ट था किसका, रदरफोर्ड का, कि क्लासिकल थ्योरी ने ये कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है न्यूक्लियस के गिर्द या सराउंडिंग द न्यूक्लियस, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ होगी तो एक ऐसा वक्त आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, सही है। लेकिन एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। तो ये रदरफोर्ड की डिफेक्ट में कंसीडर हो गई, ये रदरफोर्ड की डिफेक्ट बन गई, सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिख दें कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। पहला पॉइंट हमारे पास है, ये बात हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। चार्ज पार्टिकल कैन emit एनर्जी कंटिन्यूसली। सही है। एक जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा होता है। जब उसकी एनर्जी इस तरह रिलीज़ हो तो उसको क्या होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली क्या होने चाहिए, फॉल होने चाहिए इन द न्यूक्लियस। एंड इट शुड बी ultimately fall in the न्यूक्लियस। अल्टीमेटली इसको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में गिरने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सही है। ये नंबर 1 डिफेक्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, क्लास सेकंड डिफेक्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही होती हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रही होती हैं, सही है। जब ये कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रही होती हैं तो उनके अंदर क्या फॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म होना चाहिए, सही है। इनके अंदर क्या फॉर्म होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म होना चाहिए, लेकिन असल में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं होता। जब साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया तो उनको ये मिला कि इसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर हम इस पोस्टुलेट को समझने से पहले, पॉइंट नंबर 2 को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि देख उसको समझना लाजमी है। वो बेसिक बातें क्या हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है क्लास, स्पेक्ट्रम आप एक प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म को आप क्या करते हैं, एक प्रिज्म लिया आपने, उस प्रिज्म को आपने क्या कर दिया, सनलाइट के आगे रख दिया, किसी भी लाइट सोर्स के आगे आप रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो लाइट सोर्स क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में, सही है। 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, वो लाइट सोर्स ब्रेक डाउन होती है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 7 डिफरेंट कलर्स में वो लाइट क्या हो रही है, ब्रेक डाउन होती है, सही है। 7 डिफरेंट कलर शो करते हैं जिसको हम विबजियोर कहते हैं, विबजियोर, सही है। वर्ड याद रखें, विबजियोर। इस विबजियोर के अंदर 7 कलर्स हैं हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सही है। जब भी आप किसी प्रिज्म को, सही है, लाइट सोर्स के आगे रखते हैं या उसके उस वाइट लाइट के आगे जब उसको रखते हैं तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाती है लाइट, 7 कलर्स में डिस्पर्स शो करता है, सही है। उस डिस्पर्जन या को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं, ये एक स्पेक्ट्रम है, सही है। इसके नतीजे में हमें 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर लाइट क्या मिलती है, डिवाइड मिलती है। लाइट, उस लाइट सोर्स के 7 डिफरेंट कलर्स बनते हैं जिनको विबजियोर के वर्ड के अंदर हम याद रख सकते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज
एंड R फॉर रेड, ये 7 कलर्स आते हैं। जैसे रेनबो के कलर्स जो होते हैं, आपने रेनबो देखी है तो आप रेनबो के कलर्स को अज्यूम कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सिंपल है स्पेक्ट्रम, इसको हम क्या कहते हैं क्लास, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सही है, लाइट का 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना क्या है, स्पेक्ट्रम है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। सही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझें। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्लास लाइट के जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। इन लाइट के कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लाइट का स्पेक्ट्रम जिसके अंदर लाइट के कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, हम उन लाइट के कलर्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सही है, 2 हमारे पास स्पेक्ट्रम की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एंड सेकंड हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सही है, हम पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझते हैं। सही है, आई एम रिपीटिंग, दोबारा सुने। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम लाइट सोर्स को, या जिसके अंदर हम लाइट के कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम पे। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट कर लें। ऐसा स्पेक्ट्रम लाइट का जिसके अंदर कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी हर कलर के बिटवीन एक लाइन बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर से हम क्या करते हैं, हर कलर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, हर कलर को एक दूसरे से हम क्या कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट ईजिली कर पा रहे होते हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब आए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, जब बात की रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो एक इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है, तो जब कंटिन्यूसली मूव करता है, जिसके नतीजे में उसकी एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है, तो उसको एक्चुअली कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, उसको एक्चुअली बनाना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। सही है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा। कौन से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ इलेक्ट्रॉन के केस में, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। ये एक रदरफोर्ड की डिफेक्ट है। सही है, एक्चुअल में जब कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब कंटिन्यूस रेडिएशंस उसके अंदर से एमिट होती हैं, तो उसके अंदर से हमें क्या मिलना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन रियल में हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो रदरफोर्ड की ये बात भी गलत साबित हुई, इसलिए ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट बन गया, डिफेक्ट नंबर 2। सही है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन शुड फॉर्म continuous spectrum सही। एक इलेक्ट्रॉन्स को असल में क्या करना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व, बट in fact a line spectrum is observed। सही है, असल में क्या हो रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है। सही है, तो ये रदरफोर्ड की डिफेक्ट। ये हमारे पास 2 पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड के, जो कि मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है, और मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 शॉर्ट करके उसको लिखने की भी कोशिश की। सही है, तो मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा सुन लें।
कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स हमारे पास दो हैं। नंबर 1 हमारे पास एक क्लास के चार्ज पार्टिकल्स कैन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। जो भी आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने अंदर से एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं। सही है। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब उनके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी तो इस इलेक्ट्रॉन ने एट द एंड कहाँ फॉल करना है, न्यूक्लियस में फॉल करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास ब्लास्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। सही है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर रहा। क्लियर। ये हमारे पास क्या थी, रदरफोर्ड की पहली डिफेक्ट थी। सेकंड डिफेक्ट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर से क्या हो रही है, रेडिएशन, यानी उसके अंदर से एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सही है। जिसके नतीजे में वो क्या बनाए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाए। सही है। ऐसा अगर हो तो उनके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। सही है। जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो उनको कौन सा स्पेक्ट्रम मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड डिफेक्ट थी। सही है। इलेक्ट्रॉन शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट रियल में क्या हो रहा है, अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सही है। ये हमारे सिंपल से डिफेक्ट से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर। अब हम आगे मूव करते हैं और अपने लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ें। अच्छा, ये हमारे पास डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब हम मूव करते हैं और हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ थ्योरी रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा क्लास, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है, हमारे लास्ट लेक्चर भी है और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड क्या है क्लास, कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आपकी कब प्रेजेंट की गई, 1913 में। सही है। कि क्यों प्रेजेंट की गई, क्योंकि बोहर्स ने जब रिसर्च की, बोहर्स ने जब एनालाइज किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, तो उसको क्या लगा कि इस रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इस बेसिस पे उसने अपना एक मॉडल तैयार किया, उस मॉडल को उसने प्रेजेंट किया उस वक्त, और उसने उस मॉडल को क्या नाम दे दिया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सही है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो बेस बनाई गई वो बनाई गई क्वांटम थ्योरी को। सही है। तो आप ये सारे की पोस्टुलेट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन, ये नील बोहर ने एक अनदर मॉडल प्रेजेंट किया किस ईयर में, 1913 में। अनदर एटॉमिक मॉडल, एक दूसरा एटॉमिक मॉडल आया। सही है। 1913 के अंदर बोहर्स ने रदरफोर्ड्स की डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए एक अपना मॉडल पेश किया जिसका क्या नाम था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और ये किस ईयर में प्रेजेंट हुआ, 1913 के अंदर उसने क्या किया, अपना ये मॉडल प्रेजेंट किया। सही है। और इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी बेस क्या थी, इसकी बेस थी, बेस ऑफ दिस मॉडल
किसकी बुनियाद पर ये मॉडल प्रेजेंट किया? क्वांटम थ्योरी। सही है, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड उसने क्या किया, ये बेस लिया, इस मॉडल की जो बेसिक आइडिया लिया किसने? बोहर ने। वो किससे रिलेटेड लिया? क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी बेसिकली लाइट से रिलेटेड थ्योरी है। सही है, लाइट से रिलेटेड थ्योरी है। इसके अंदर क्या है कि लाइट एनर्जी की जो स्पीड है वो टोटली डिपेंड करती है किस पे? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। सही है, ये क्या थी? क्वांटम थ्योरी थी। इस क्वांटम थ्योरी की जो एक मशहूर इक्वेशन है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ, दैट इज़ चेंज इन एनर्जी इक्वल होती है किसके? h न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के। सही है, ये एनर्जी का सिंबल है। सही है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। सही है, क्वांटम थ्योरी जिसने दी साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने अपने नाम से कांस्टेंट रखा जिससे h से रिप्रेजेंट किया, और ये सिंबल शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। सही है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, या मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये बता रही थी कि लाइट की स्पीड डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। सही है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। सिंपल, इट इज़ डायरेक्टली रिलेशन विद द स्पीड ऑफ लाइट। सही है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। सही है, यहाँ पर प्लांक्स ने ये इक्वेशन हमें दी जो कि एक मशहूर इक्वेशन है, डेल्टा एनर्जी यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। सही है, इस इक्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जनरेट होगी। क्लियर यहाँ तक? ये सारे के सारा हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बोहर्स थ्योरी का। इसी तरह बोहर ने यह भी बताया कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। सही है, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। सही है, यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो रिवॉल्विंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाती है? क्वांटाइज हो जाती है। सही है, अब यहाँ इस चीज़ को समझे, क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी फिक्स रहती है, क्वांटाइज्ड हो जाती है। ये कौन कह रहा है? बोहर कह रहा है। सही है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये फिक्स्ड। सही है, इसका मतलब क्या है? फिक्स रहती है, सेम रहती है, इसकी एनर्जी कम नहीं होती। सही है, उसकी वजह उसने क्या बताई कि एनर्जी क्यों क्वांटाइज रहती है? उसने उसकी वजह बताई क्लास कि ये इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, उस शेल की एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा होता है, दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एनर्जी है 10 जूल्स। सही है, या 10 किलो जूल्स या 10 जूल्स, और जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी 15 जूल हो जाए। ऐसा नहीं होता। सही है, ये जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस शेल की एनर्जी और उसमें मूव होने वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों फिक्स रहती हैं, दोनों क्वांटाइज्ड होती हैं। सही है, ऐसा नहीं होता
कि एक शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर बहुत कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो और बहुत ही कम एनर्जी वाले शेल में मूव कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर हमें बोहर्स ने ये बात क्लियर की कि शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है और जो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है, दोनों क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, क्वांटाइज होती हैं। उसने हमें यह बात समझाई, सही है, कि शेल और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, दोनों क्वांटाइज्ड होंगी, दोनों सेम होंगी, दोनों फिक्स होंगी, सही है। और उसने ये बात भी बताई कि यहाँ पर क्या बताई हमें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, और जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये सारी बातें, ये सारी पिक्चर हमें किसने बताई, बोहर्स ने बताई। बोहर ने अपना एक मॉडल पेश किया जिसके अंदर उसने हमें ये सारी बातें समझाने की कोशिश की, सही है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये सारी बातें बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मेंशन करनी है, सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि एक अनदर मॉडल पेश किया। क्यों पेश किया, रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए, उनको देखते हुए बोहर्स ने ये महसूस किया, बोहर्स ने ये रियलाइज़ किया कि क्यों ना मैं एक अपना करेक्ट एटॉमिक मॉडल पेश करूँ, सही है। तो उसने एक अनदर मॉडल प्रेजेंट किया किस ईयर में, 1913 के अंदर, सही है। उसके बाद उसने क्या किया, आपने इस एटॉमिक मॉडल की जो बेस बनाई, उस बेस क्या बनाई, उसने मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को उसने क्या बनाई, बेस बनाई, सही है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये एनर्जी ऑफ लाइट से रिलेटेड ये थ्योरी है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसकी एक मशहूर इक्वेशन डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू होती है। इसका क्या मतलब होता है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, ये मैक्स प्लांक से बताया था, ठीक है। इसी तरह एक और बात बोहर ने क्या बताई कि जो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है, सही है। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन खुद मूव कर रहा होता है वो दोनों की एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है। तो उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास 10 जूल्स एनर्जी रखता है। इसी तरह हमारे पास ये शेल है, ये इस शेल के अंदर मूव कर रहा है, सही है। इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, 10 जूल्स होगी, सही है। ये एनर्जी रिलीज़ या ये एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ये यहाँ पे क्वांटाइज रहती है, फिक्स रहती है दोनों की एनर्जी, सही है। यहाँ पर ये हमारा क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद जब बोहर ने ये सारी पिक्चर हमें बताई तो उसके बाद उसने कुछ पोस्टुलेट्स पेश किए, कुछ हमें की पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या हैं उनको हम वन बाय वन जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए, किसने, पोस्टुलेट्स किसने दिए हमें, पोस्टुलेट्स दिए हमें बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने, सही है। अपने इस एटॉमिक मॉडल को पेश करने के बाद बोहर ने हमें क्या पोस्टुलेट्स दिए, वो पोस्टुलेट्स देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट उसका ये है कि हाइड्रोजन एटम क्या है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, सही है। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, बहुत ही टाइनी होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, सही है। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। सिंपल बात है। पहला पोस्टुलेट में लिख नहीं रहा, यहाँ पे आपकी बुक्स के अंदर ये पोस्टुलेट्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देखेंगे। पहला पोस्टुलेट में जस्ट समझा रहा हूँ। फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत ही टाइनी होता है, सही है। क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत टाइनी होता है, सही है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइनी न्यूक्लियस, इस टाइनी ऑर्बिट्स के अंदर, इस टाइनी शेल्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सही है। और इनका रेडियस क्या होता है
इनका रेडियस क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स का रेडियस हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं। सही है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है क्लास? सही है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, तो अब पॉइंट नंबर 2 पे है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, सही है, जो आपके शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, इनकी एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। सही है, शेल्स की एनर्जी और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे उनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। ये मेरा सेकंड पोस्टुलेट है बोहर्स का। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट रिपीट कर रहा हूँ कि हर ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी मौजूद होती है। मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स रहती है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, electrons remains in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy, the energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। अच्छा, ये पोस्टुलेट बड़ा प्यारा पोस्टुलेट है बोहर्स का। बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसकी एनर्जी सेम रहती है जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, इसकी एनर्जी कब चेंज होती है, इसकी एनर्जी में चेंज कब आता है, जब ये मूव करता है या ये जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। सही है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर क्लास? थर्ड पोस्टुलेट में रिपीट कर रहा हूँ, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती। सही है, और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होती। कब होती है एनर्जी? तब इमिट होती है या तब एब्जॉर्ब होती है जब ये एक ऑर्बिट से, यही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करता है दूसरे ऑर्बिट में। सही है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है और एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक और ऑर्बिट आ गया यहाँ पर। सही है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा तो इसकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये बोहर कह रहा है। सही है, या ये नई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नई एनर्जी रिलीज़ करेगा, अपने ऑर्बिट में ये फिक्स रहता है। ठीक है, कब एब्जॉर्ब और रिलीज़ होती है, जब यही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अगले ऑर्बिट में। सही है, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में तो इसकी अंदर से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ हो सकती है या इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। सही है, ये थर्ड पोस्टुलेट था हमारे किसका, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। अच्छा, फोर्थ क्या है, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट it absorbs energy and when it jumps from higher orbit to lower orbit it radiates energy। अच्छा, इसने ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर की तरफ तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सही है, लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ जंप करता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सही है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। लोअर से हायर एनर्जी की तरफ, लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जब मूव करता है सही है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिटर की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हमेशा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सही है, लोअर से हायर की तरफ एब्जॉर्ब। और अगर ये हायर से जंप करता है लोअर की तरफ तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा।
क्लास ये क्लियर है पॉइंट? दोबारा बता रहा हूँ मैं, पॉइंट नंबर हमारे पास है 4, मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ 4th, सही है। 4th पॉइंट में आपने ये बताना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह इसका उल्टा कर लें, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है, यहाँ से लोअर की तरफ मूव करेगा, हायर से लोअर, तो इसकी एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर हम यहाँ से इस तरफ मूव करें, यानी ये वाला आपके पास लोअर है, ब्लैक वाला ऑर्बिटल, और ब्लू वाला हायर है। अगर ये ब्लैक शेल से जंप करता है ब्लू शेल में, तो ये वाली कंडीशन होगी, लोअर से हायर की तरफ जंप किया उसने। जब लोअर से हायर की तरफ जंप करेगा, यानी ब्लैक ऑर्बिटल से ब्लू ऑर्बिटल की तरफ जंप करेगा, तो ये हमेशा एनर्जी क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पर उसने वही सेम इक्वेशन दी है कि चेंज इन एनर्जी को उसने शो किया है कि E2 माइनस E1, सही है। और यहाँ पर उसने ये वाली सेम इक्वेशन बताई है इस पोस्टुलेट के लिए कि हमेशा डेल्टा E जो एनर्जी में चेंज आ रहा होगा वो इक्वल होगा H न्यू पे, सही है। ये उसने एक इक्वेशन दी है जब इस पोस्टुलेट के लिए, ये इक्वेशन भी आप याद कर सकते हैं। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल्स इनटू सेकंड, सही है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है इसी थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट MUR गिवन एज MUR इक्वल टू n। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट, सही है। एक इलेक्ट्रॉन जब भी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसका एंगुलर मूवमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सही है। 5th पॉइंट इज, आई एम रिपीटिंग द 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है हमारा? 5th पॉइंट है जब एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सही है, तो इसको वो कह रहा है कि ये उसकी एंगुलर मूवमेंट है, सही है, ये उसकी एंगुलर मूवमेंट है, ये उसकी एंगुलर मूवमेंट कंसीडर की जाएगी, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर हमने 5 के 5 पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ एक नई क्लास और एक नए चैप्टर के साथ अपने इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, सही है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था, सही है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।